Assalamu alaikum dear friends. Today we will study equilibrium part 2. Let's start. Predicting the direction of the reaction. The equilibrium constant help in predicting the direction in which a given reaction will proceed at any state. और रिएक्शन क्वेटेन को Q से डिनोट करते हैं. If QC is if QC is greater than KC, the reaction will proceed in direction of रिएक्टेंट्स, यानी रिवर्स रिएक्शन होगी. अगर QC ज़्यादा होगा तो रिवर्स रिएक्शन होगी. अगर QC KC से कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी. और अगर QC KC के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा. इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है HI का. तो इसमें KC दिया हुआ है 57 और QC निकाला है. इसका जो वैल्यू दी गई है उससे QC निकाला है. कंसंट्रेशन की वैल्यू से जो QC निकाला है वो आया है 8. तो KC 57 है और QC 8 है. तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. और लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट की बात करें तो इफ़ QC इज़ लेस देन KC देन नेट रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. If QC is greater than KC, net reaction goes from right to left. If QC equal to KC, no net reaction occurs. अब इसमें एग्ज़ाम्पल जो है उसमें द वैल्यू ऑफ KC इज़ दी हुई है 2 × 10 to the power -3 और एट अ टाइम मतलब टाइम के साथ तो उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है 3 × 10 to the power -4 m. इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड. तो इसमें KC जो है वो KC की वैल्यू कम हो रही है. तो 2 × 10 to the power -3 से 2 × 10 to the power -4 हो रही है. तो यानी कि KC की वैल्यू कम हो रही है और QC की वैल्यू बढ़ रही है. तो इसका मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में होगी. रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन क्वेटेन Q एंड गिव्स एनर्जी G. If delta G is negative then reaction is spontaneous and proceed in the forward direction. जो रिएक्शन होगी वो अपने आप होगी और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी. इफ़ डेल्टा G इज़ पॉजिटिव, अगर डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप नहीं होगी. और इंस्टीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन मतलब इसमें क्या करेंगे, जो जहाँ पर रिएक्टेंट है वहाँ पर प्रोडक्ट को रखेंगे और जहाँ पर प्रोडक्ट है वहाँ पर रिएक्टेंट को रख देंगे. तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह ही होगी और डेल्टा G निगेटिव होगा. डेल्टा G इज़ 0. रिएक्शन हैज़ अचीव इक्विलिब्रियम. At this point there is no longer any free energy left to drive the reaction. Now comes to the equation. Delta G equal to delta G minus plus RT log Q, where delta G negative is standard gives energy. यहाँ से डेल्टा G इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा G माइनस प्लस RT log K इक्वल टू 0. डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT log K इक्वल टू माइनस डेल्टा G माइनस अपॉन RT. और यहाँ से K इक्वल टू आ जाएगा e की पावर माइनस डेल्टा G माइनस अपॉन RT. इफ़ डेल्टा G माइनस is less than 0 then delta G minus upon RT is positive and e की पावर माइनस डेल्टा G minus upon RT is greater than 1 and making K is greater than 1 then implies a spontaneous reaction. ये spontaneous reaction होगी और the reaction which proceed in the forward direction to such an extent that the product are present predominantly. इसमें प्रोडक्ट जो होंगे वो ज़्यादा जो है प्रेजेंट होंगे. इफ़ डेल्टा G नेगेटिव इज़ ग्रेटर दैन 0 देन डेल्टा G माइनस डेल्टा G नेगेटिव अपॉन RT इस निगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि निगेटिव होगा. एंड e की पावर माइनस डेल्टा G माइनस upon RT is less than 1 and that is K is less than 1.
which implies a non-spontaneous reaction or a reaction which proceed in the forward direction to such a small degree that only very minute quantity of product is formed. एग्जाम्पल लेते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी माइनस फॉर दी phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. Find the value of Kc at 298 Kelvin. इसमें क्या करते हैं, डेल्टा जी माइनस दे रखा है इक्वल टू 13.8 किलो जूल पर मोल. इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 13.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल आ जाएगा. तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस RT ln log Kc. तो log Kc इक्वल टू को सॉल्व करेंगे तो log Kc को बाहर निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5.569. ठीक है, तो फिर इसको एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट के टर्म में लेंगे तो तो Kc इक्वल टू हो जाएगा e⁻−5.569. तो Kc इक्वल टू हो जाएगा 3.81 इंटू 10⁻³ इसका लॉग लेंगे तो इसका आंसर ये आएगा. उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस लॉग वाली टेबल से इसको सॉल्व करेंगे. उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स सुक्रोज प्लस H2 इक्वल टू ग्लूकोज प्लस सुक्रोज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज 2 इंटू 10⁻13 एट 300 Kelvin. कैलकुलेट द गिव्स डेल्टा जी माइनस एट 300 Kelvin. इसमें भी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस RT ln Kc डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व होता है. तो इसमें फार्मूला रख देंगे. आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर दे रखा है और लॉग 2 इंटू 10⁻13 हो जाएगा. उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी माइनस आ जाएगा -7.64 इंटू 10⁻4 जूल पर मोल. Arrhenius concept of acid and bases. According to Arrhenius theory, acid are substances that dissociate in water to give hydrogen ion, and bases are those substances that produce hydroxyl ion. तो H प्लस और ON माइनस आयन देते हैं तो वो एसिड और बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू Arrhenius कॉन्सेप्ट. अब आते हैं द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पर. तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी, द डैनिश केमिस्ट Bronsted and the English chemist Thomas M. Lowry gave a more general definition of acid and bases. According to Bronsted-Lowry theory, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion, and bases are substances that are capable of accepting a hydrogen ion. In short, acid are proton donor and bases are proton acceptors. अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं. तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड HF, H2SO4 एंड HCO3-. तो इसमें जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो HF में जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा, यानी कि HF में F- हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस. उसके बाद H2SO4 में HSO4- हो जाएगा और HCO3- में CO3-2 हो जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दिए हैं. तो कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन यानी कि एक हाइड्रोजन बढ़ गया है और कॉन्जुगेट बेस में और प्लस आ गया है उसमें, और इसमें H2O में H3O प्लस हो गया है और HCO3 में माइनस है तो एक माइनस हट गया है. इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस है. एग्जाम्पल इज Lewis acid and bases. G.N. Lewis in 1923 defined an acid as a species which accept electron pair and bases which
डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और बेसिस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो इसको KW से डिनोट करते हैं। तो ये होता है H3O+ और OH- की कंसंट्रेशन, और ये होती है 1 × 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। तो इसका आता है इक्वल टू 1 × 10⁻14 m²। तो इसमें अगर H3O+ इज़ ग्रेटर देन OH- देन सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर H3O+ इज़ इक्वल टू OH- देन सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और अगर H3O+ और इज़ लेस देन OH- देन सॉल्यूशन बेसिक होगा। नेक्स्ट इज़ pH वैल्यू। तो अगर सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होगा, अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा, और अगर pH इक्वल होगी, pH वैल्यू 7 के इक्वल होगी तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और KW H3O+ और OH- का टोटल निकालेंगे तो वो 10⁻⁻14 आएगा, और उसका pKW जो आएगा वो 14 आएगा, यानी कि KW में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ 3.8 × 10⁻³ m। व्हाट इज़ इट्स pH? तो इसका pH निकाला गया है लॉग के थ्रू। उसके बाद इसी तरह कैलकुलेट द pH ऑफ 1 × 10⁻8 m सॉल्यूशन ऑफ HCl। यहाँ पर जो है वो pH निकाला गया है, तो pH पूछा गया है, तो इसमें भी लॉग लेकर के उसका pH निकाला गया है, तो 6.98 आया है, तो इसका मतलब एसिडिक होगा, 6.98 आया है। और POH जो है वो 7.02 आया है।